नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों, क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद के साथ-साथ हमारी दुआ प्रार्थना भी आप सभी के लिए हमेशा स्वस्थ, मस्त और खुश रहिए। साथियों, आज 17 अप्रैल 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके विथ जीएस हम लोग बहुत कम समय में पढ़ा जाएगा। उससे पहले लास्ट डे का रिवीजन कर लेते हैं। 16 अप्रैल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मनाया गया विशु त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो विशु साथियों नववर्ष मलयालम का नववर्ष है। विशु त्योहार यहाँ ध्यान दीजिएगा त्योहार बहुत अभ्यर्थी विद्यार्थी गलत लिखते हैं आप लोग गलत नहीं लिखिएगा ये गलत है त्योहार त्योहार होता है। दूसरा प्रश्न किस राज्य की पुलिस द्वारा एनडीपीएस केस के लिए भारत का पहला एआई सिस्टम नैरिक एआई लॉन्च हुआ? नैरिक एआई गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया है। ड्रग तस्करी का जो केस होता है साथियों नार्कोटिक्स केस होता है उसी का जांच के लिए पहला एआई सिस्टम नैरिक एआई लॉन्च हुआ है। तीसरा प्रश्न हाल ही में किसने एन मैराथन रॉटरडम में 48 साल पुराना नेशनल मैराथन रिकॉर्ड तोड़ा? तो सावन बरवाल हिमाचल प्रदेश के सावन बरवाल ने 48 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। कहां पर? नीदरलैंड में एनएन मैराथन रॉटरडैम में। अगला प्रश्न एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कजाकिस्तान देश शीर्ष पर रहा है। हमारा भारत दूसरे स्थान पर था। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। 14 चगास। हंगरी के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? तो पीटर मैक्यार। हंगरी पीटर मैक्यार। हंगरी कहां पर है? यूरोप महाद्वीप का देश है। बिहार के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी। नीतीश कुमार के जगह पर सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर है? तो छठे स्थान पर। दुनिया का छठा सबसे ज्यादा पेटेंट हमारे भारत में दाखिल होता है। नवा प्रश्न भारत के काबिल को किस देश की सरकार से 5 लिथियम ब्लॉक कितना 5 लिथियम ब्लॉक पर्यावरण मंजूरी मिली है? तो अर्जेंटीना में हमारे भारत की खनिज विदेश लिमिटेड कंपनी जाएगी वहां पर लिथियम ब्लॉक का में लिथियम को खोजेगी। नारी शक्ति युवा सांसद का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? नारी शक्ति युवा सांसद युवा मामला और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया। एक क्वेश्चन का उत्तर बताइए कि महिला विधेयक जो पारित हो गया हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान सभा में और संविधान संशोधन हुआ कौन संविधान संशोधन है और उसका नाम क्या है? महिला विधेयक का नाम क्या है जिसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा? कौन संविधान संशोधन है और उस अधिनियम का क्या नाम है? एग्जाम में जरूर रहेगा कमेंट करिए आप लोग। तो ये था साथियों 16 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं करंट अफेयर टुडे आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न प्रोजेक्ट हिम सरोवर कहाँ लॉन्च किया गया है? हिम सरोवर प्रोजेक्ट है। हिम मतलब कि बर्फीला क्षेत्र और सरोवर मतलब तालाब। जैसे अमृत सरोवर योजना है साथियों उसी तरह से प्रोजेक्ट हिम सरोवर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लद्दाख में शुरू किया गया है। लद्दाख में देखिए खुदाई हो रहा है पोखरा तालाब सरोवर बनाने के लिए। पोखरा तालाब सरोवर पुष्कर ये सब झील का पर्यायवाची है। यहाँ पर एक कृत्रिम झील बनेगा सरोवर बनेगा तालाब बनेगा लद्दाख में। लद्दाख में उद्घाटन हो रहा है। देखिएगा लद्दाख का स्टैटिक जीके लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल है विनय सक्सेना। लद्दाख के उपराज्यपाल है विनय सक्सेना। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी अभी वर्तमान में यहाँ पर विधानसभा नहीं है। ये डेट ध्यान रखेंगे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विघटन करके दो केंद्र शासित राज्य बना दिया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कब? 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के शुभ अवसर पर यह कार्य किया गया था। पश्मीना पश्मीना बकरी जिससे ऊन पाया जाता है वो ऊन बनता है वही पे पाई जाती है। चांगथंगा प्रजाति की बकरी पाई जाती है। चांगथंगा पठार भी है वही पर साथियों उत्तम किस्म का पश्मीना ऊन होता है। कताई और बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर प्रमुख जो दर्रा है और नदी है देखिएगा सिंधु प्रमुख नदी है। यहाँ पे श्योक जास्कर प्रमुख नदी है। बहुत सारा दर्रा वहां पर है। नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। हिम तेंदुआ वहां का राजकीय पशु है। काली गर्दन वाला सारस यहाँ का राजकीय पक्षी है। हेमिस को मत भुलाइएगा हेमिस ध्यान रखिएगा लद्दाख हेमिस। सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा भारत का दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे लद्दाख में है। कुशोक बकुला रिम्पोचे क्या है? तो हवाई अड्डा है सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। हेनले हेनले खगोलीय वेधशाला कहाँ पर है? लद्दाख में है। लोसार उत्सव हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। लद्दाख में बौद्ध समुदाय के और इस्लाम समुदाय के इस्लाम में भी सिया समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं पाए जाते हैं होते हैं। पश्मीना ऊन जो जीआई टैग मिला यही का है साथियों। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले ये देखिएगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि लद्दाख का शेर और महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक का अभी हाल ही में डेथ हो गया है। देखिएगा लायन ऑफ लद्दाख के नाम से किसको जाना जाता था? कर्नल सोनम वांगचुक। इनको महावीर चक्र भी प्रदान किया गया हाल ही में इनका स्वर्गवास हुआ वांगचुक पासेस अवे।
इनको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न, हाल ही में आईएफए ने मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया है? उत्तर हो जाएगा नागपुर। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में एक सम्मेलन होता है। महाराष्ट्र के शहर नागपुर में आईएफए का, इंडियन एयरफोर्स का, साथियों आईएफए नहीं है, इंडियन एयरफोर्स है। इंडियन एयरफोर्स का मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जो एमआरओ सेंटर्स के लिए होता है। मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहालिंग के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ओवरहालों से संबंधित यहाँ पर रिसर्च, अनुसंधान, वार्ता होगी, उसी का कॉन्क्लेव है, सम्मेलन कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र के नागपुर में। भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमांडर कॉन्क्लेव 2026 कहाँ हुआ? 10 से 11 अप्रैल को नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके अलावा और कौन सा सम्मेलन हमारे उत्तर प्रदेश का है? कॉन्क्लेव हमारे उत्तर प्रदेश का है और भारत का भी है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में हुआ सितंबर 2025 में। भारत टेलीकॉम 2025 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट नई दिल्ली में हुआ है। 18वें क्रम का अर्बन मोबिलिटी इंडिया गुड़गांव हरियाणा में हुआ। इंडिया सॉफ्ट 2026 सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। इंडिया रबर एक्सपो नई दिल्ली में हुआ। 50वां इंडिया कारपेट एक्सपो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। हमारे सेना से क्वेश्चन था, तो सेना के बारे में देखिएगा कुछ बातें। वर्तमान में आर्मी चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। थल सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी जी। वायु सेना प्रमुख है अमरप्रीत सिंह जी। एयरफोर्स चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह जी। नेवी चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेवी चीफ, नौसेना के प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अच्छा, पूछा जाए आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ हम लोग कमान से संबंधित कुछ क्वेश्चन को करेंगे। हमारे भारतीय सेना के कितने कमान हैं? नौसेना के कितने कमान है? वायुसेना के कितने कमान है? और तटरक्षक बल के कितने कमान है? देखिएगा, भारतीय सेना के कमान, सबसे पहले भारतीय सेना यानी आर्मी के कमान, 7 आर्मी के कमान है, थल सेना कमान है और 7 ही है वायुसेना का कमान। नौसेना का 3 कमान है। इसके अलावा तटरक्षक बल जो हमारे तटों की रक्षा करता है, समुद्र के तटों के, उसका भी अपना 5 कमान है। और ये कमान का मुख्यालय परीक्षा में पूछा जाता है, तो गलती कर देते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आज का टास्क इसको रख लीजिए, मोबाइल के वॉलपेपर में लगा लीजिए। आज का टास्क समझ के, पहली बार इसको देख रहे हैं तो आज का टास्क समझ करके आज इसको याद कर लेना है। पश्चिमी कमान जो आर्मी का एक कमान है, पश्चिमी कमान, इसका मुख्यालय है चंडी मंदिर में। पूर्वी कमान का कोलकाता में, उत्तरी कमान का उधमपुर में, दक्षिणी कमान पुणे में, केंद्रीय कमान लखनऊ में है सेना का, आर्मी का, और सेना प्रशिक्षण कमान शिमला में है। दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर में है। अब वायुसेना का कमान, पश्चिमी वायुसेना कमान दिल्ली में है। दक्षिण पश्चिम वायुसेना कमान गांधीनगर में है। केंद्रीय वायु कमान इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। पूर्वी वायु कमान शिलांग में है। दक्षिण वायु कमान तिरुवनंतपुरम में। प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु में। रख रखाव कमान यानी मेंटेनेंस कमान नागपुर में, जहां पर नागपुर में सम्मेलन हुआ साथियों मेंटेनेंस वाला, ध्यान रखिएगा। और नौसेना के कमान 3 मात्र हैं। पश्चिमी नौसेना का मुंबई में, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, दक्षिणी नौसेना कमान कोचीन में। बहुत सिंपल, याद करना, तीनों तट पर है। तटरक्षक बल अगर देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र का मुंबई में, और पूर्वी क्षेत्र का चेन्नई में, पूर्वोत्तर क्षेत्र का कोलकाता में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का पोर्ट ब्लेयर में, और उत्तर पश्चिम क्षेत्र का तटरक्षक बल का कमान गांधीनगर में। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कितना है, तो उत्तर प्रदेश साथियों यहाँ देखिएगा, आर्मी का केंद्रीय कमान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। इसके अलावा केंद्रीय वायु कमान, एयरफोर्स का केंद्रीय वायु कमान कहाँ पर है? प्रयागराज में। इसके अलावा और भी क्या आपको दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट करिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले क्वांटम टेस्ट बेड को किसने लॉन्च किया है? क्वांटम टेस्ट बेड कंप्यूटिंग का शब्दावली है। इसको अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश इज लॉन्चिंग इंडिया फर्स्ट आईबीएम क्वांटम कंप्यूटर इन अमरावती ऑन अप्रैल 2026। 14 अप्रैल 2026 को क्वांटम टेस्ट बेड कंप्यूटिंग लॉन्च होता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल को वर्ल्ड क्वांटम डे भी मनाया जाता है। 14 अप्रैल चागास दिवस, 14 अप्रैल क्वांटम दिवस, 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती साथियों। देखिएगा, इंडिया फर्स्ट क्वांटम क्वांटम फ्यूचर
क्वांटम आखिर होता क्या है क्वांटम कंप्यूटर? जैसे साथियों कंप्यूटर जो होता है वो सामान्यतः बिट्स में कार्य करता है, 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। लेकिन जब हम क्वांटम की बात करते हैं तो वो क्यूबिट में समझता है। क्यूबिट में तीव्र गणना करने के लिए जाना जाता है, बहुत तेजी से गणना करेगा। कंप्यूटर का नेक्स्ट जनरेशन लेवल है, जब उसका उपयोग किया जाएगा क्वांटम का तो हमको चिकित्सा प्रौद्योगिकी, मेडिसिन वगैरह में और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, जलवायु इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी में, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन टेक्नोलॉजी में खूब जटिल से जटिल गणना और एप्लीकेशन बनाने में मदद मिलेगा। बस यही है, सामान्य कंप्यूटर बिट्स में कार्य करता है, तो यह क्यूबिक में काम करेगा, इसे क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को कहां लॉन्च किया है? समुद्र साहस चर्चा में रहा, समुद्र साहस क्या है? तो भारतीय सेना का अपना पहला ब्लू वाटर सेलिंग अभियान है। भारतीय सेना का पहला ब्लू वाटर सेलिंग अभियान है। क्या नाम है? समुद्र साहस। मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका आयोजन हुआ। आर्मी एडवेंचर नोडल सेंटर फॉर ब्लू वाटर सेलिंग। सेलिंग मतलब साथियों कि जहाज होता है, सेलर जो है जहाज चलाने वाले को कहा जाता है, पानी वाले जहाज चलाने को सेलर कहा जाता है। पानी वाला जहाज और बहुत पुराना जहाज, उसी पर जो है प्रशिक्षण होगा। नाम उसका पहला ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस, मुंबई में होगा। अगला पांचवा प्रश्न है, हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक में लीडिंग वुमन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का खिताब किसने जीता है? विजडन क्रिकेट जगत का बाइबिल इस पत्रिका को कहा जाता है। क्रिकेट का बाइबिल किस पत्रिका को कहा जाता है? विजडन को कहा जाता है। इसी के विजडन क्रिकेटर अल्मनैक में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का खिताब हमारी भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने जीत लिया है। दीप्ति शर्मा ने। इसके अलावा विजडन का दुनिया का शीर्ष पुरस्कार जो भी स्पोर्ट्स से, खेल से, क्रिकेट से है, उसको कवर करेंगे। दीप्ति शर्मा लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 देखिएगा। विजडन क्रिकेटर अल्मनैक पुरस्कार भारतीय क्रिकेट का ऐतिहासिक दबदबा रहा है। 5 भारतीय खिलाड़ी जो है इसमें सम्मानित किए गए हैं। सबसे पहला नाम है लीडिंग वुमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड दीप्ति शर्मा भारत। लीडिंग टी20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड अभिषेक शर्मा। और लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष खिलाड़ी पूछा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का मिशेल स्टार्क। और विजडन में साथियों 5 क्रिकेटर हमारे भारत के 2026 शामिल हुए। इनका परफॉर्मेंस 2025 के परफॉर्मेंस के अनुसार 2026 में सम्मान दिया जा रहा है। शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और हसीब हमीद। हसीब हमीद ये इंग्लैंड के साथियों। हमारे भारत के 5 पुरुष खिलाड़ी हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक महिला खिलाड़ी। और बाकी मिशेल स्टार्क नाम याद रखिएगा और इंग्लैंड के हसीब हमीद है। अगला छठा प्रश्न, हाल ही में नेशनल मूट कोर्ट होगा साथियों। मूट कोर्ट प्रतियोगिता किसने जीती है? शायद पहली बार कुछ विद्यार्थी हमारे सुन रहे होंगे। नेशनल मूट कोर्ट, जैसे साथियों जो कोर्ट में बहस होता है, न्यायपालिका में बहस होता है, उसी के तरह एक जो है कृत्रिम वातावरण तैयार करके न्यायालय बनाया जाता है, जिसमें युवा जो एडवोकेट होते हैं, अधिवक्ता होते हैं, बच्चे होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो प्रैक्टिस कर सके। एक प्रैक्टिस कोर्ट होता है, एक मॉक ड्रिल टाइप में कोर्ट चलता है, न्यायपालिका चलती है, उसी को मूट कोर्ट कहते हैं साथियों। नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता को अभी हाल ही में बीएचयू ने जीत लिया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने जीत लिया, जिसका आयोजन लखनऊ में हो रहा था। लखनऊ के इंटीग्रल विश्वविद्यालय में नेशनल मूट कोर्ट का आयोजन हुआ इस प्रतियोगिता का, जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो लॉ के स्टूडेंट है उन्होंने को जीत लिया है। इसका आयोजन किसने किया? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी ने इसका आयोजन किया था। तस्वीर देख लीजिएगा, ये कोर्ट, जज साहब लोग बैठे हैं, इसमें लॉ के स्टूडेंट लोग भी हैं। ये लॉ के स्टूडेंट ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं और यहाँ पे अधिवक्ता, युवा अधिवक्ता है। मॉक ड्रिल कोर्ट होता है साथियों, देखिएगा। इसके अलावा साथियों जो मूट कोर्ट होता है ना, वो कई हुआ है अब हमारे भारत में। एक है राका मूट कोर्ट प्रतियोगिता 2026, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन हुआ है और इसमें डोगरा लॉ कॉलेज जम्मू कश्मीर ने जीत दर्ज किया है। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ क्या? राका मूट कोर्ट प्रतियोगिता। जीता किसने? जम्मू के डोगरा कॉलेज ने। फिर 5वां टीआरसी नेशनल मूट प्रतियोगिता हुआ है, यह हुआ है टीआरसी लॉ कॉलेज में। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं एआईयू राष्ट्रीय मूट प्रतियोगिता 2026 इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ में हुआ, इसी में जीता है बीएचयू ने। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यूपी का सेंट्रल विश्वविद्यालय इसने जीता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा 5वां डीवाईपीएलसी नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता भी 2026 हुआ है, पुणे में डीवाई पाटिल लॉ कॉलेज में आयोजित हुआ है। देखिए ऐसे ही होता है मॉक ड्रिल। 7वां प्रश्न, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल मई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे भारतीय परमाणु ऊर्जा जो कार्यक्रम है उसके लिए एक आयोग है,
परमाणु ऊर्जा आयोग, उसके अध्यक्ष थे अजीत मोहंती जी, आगे भी रहेंगे अजीत कुमार मोहंती जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया कब तक के लिए? मई 2027 के लिए तक के लिए रिटायर हो रहे थे, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। क्या है? परमाणु ऊर्जा आयोग। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में स्टडी कीजिए। परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम का जनक हमारे भारत में होमी जहांगीर भाभा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा, जन्म 1909 में और डेथ निधन 1966 में होता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम साथियों 3 चरण में है और हमारे भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसका पॉलिसी है, नीति है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, सामने वाला दुश्मन कंट्री अटैक करता है उसके बाद हम यूज करेंगे परमाणु हथियारों का। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन याद रखिएगा, करंट अफेयर में एशिया के किस देश के साथ हमारे भारत ने परमाणु से संबंधित एक मीटिंग की है? तो वो पाकिस्तान देश होगा। यहाँ पे देखिएगा 3 चरण में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम हमारा था, 3 चरण में। पहला जो है PHWR, दूसरा फास्ट ब्रीडर और तीसरा जो है थोरियम उन्नत रिएक्टर, थोरियम उन्नत रिएक्टर। उसके बाद उस थोरियम को यूरेनियम में बदला जाएगा और यूरेनियम को बदला जाएगा प्लूटोनियम में, खूब सारा प्लूटोनियम इसमें निकलेगा। इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था भारत का पहला इस तरह का उन्नत थोरियम रिएक्टर ईंधन कलपक्कम में स्थापित हुआ है, कलपक्कम में स्थापित हुआ। ये देखिए तमिलनाडु का 500 मेगावाट स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR भारत का पहला कौन? तो तमिलनाडु का कलपक्कम। कितना क्षमता? 500 मेगावाट। ये क्या है साथियों? जैसे एक बात समझिए, फिर सब कुछ हम लिंक करा देते हैं। भारत का परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है, यानी कि परमाणु ईंधन से बिजली पैदा होता है। एक तो परमाणु का इस्तेमाल परमाणु बमों में लड़ाई में होता है, सामरिक महत्व में होता है। यहाँ पर हम ऊर्जा उत्पादन के लिए बात कर रहे हैं और उसी परमाणु ईंधन का अगर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है तो उससे बिजली पैदा किया जाता है, ऊर्जा पैदा किया जाता है। भारत का पहला परमाणु से बिजली बनाने वाला प्लांट जिसका नाम है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित हुआ। इसी में भारत का पहला रिएक्टर अप्सरा स्थापित हुआ। परमाणु रिएक्टर पहला भारत का अप्सरा, पहला परमाणु घर या परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर 1969 महाराष्ट्र में। यूपी का पहला तो नरौरा, नरौरा बुलंदशहर में 1991 में उत्तर प्रदेश का पहला और एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके अलावा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1993 में गुजरात में। इसके बाद रावत भाटा राजस्थान में 1973 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कल्पक्कम और कुडनकुलम तमिलनाडु में। एक राज्य में 2 परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो तमिलनाडु में। कैगा कर्नाटक में सन 2000 में स्थापित हुआ। कल्पक्कम 1984 में, कुडनकुलम 2013 में। दोनों साथियों रूस देश के सहयोग से। बताओ कि रूस के सहयोग से ही ये कल्पक्कम में जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में, ये रूस के बाद भारत हमारा पहला देश बना है जिसने PFBR किया है। ये PFBR करने वाला भारत हमारा दूसरा देश है रूस के बाद। ये PFBR हम लोग क्या पढ़े थे? इसमें इस्तेमाल होगा ईंधन थोरियम और थोरियम से बदलेगा यूरेनियम और यूरेनियम जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा प्लूटोनियम ईंधन निकलेगा। थोरियम जाएगा यूरेनियम में बदलेगा और यूरेनियम जितना यूज होगा उससे कई गुना ज्यादा प्लूटोनियम नामक परमाणु ईंधन निकलेगा। इसी को कहते हैं PFBR। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में। अब ये बिजली बनाने वाला प्लांट, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये जब शुरुआती चरण था इसके आयोग की स्थापना, ये कार्यक्रम का इतिहास क्या था उस पर हम बात कर रहे थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR कहते हैं इसे, TIFR इसका गठन कब होता है? तो 1945 में TIFR का गठन होता है। फिर जो आयोग हम पढ़ रहे हैं जिसके अजीत मोहंती जी मई 2027 तक कार्यकाल के अध्यक्ष हो गए, तो इस आयोग का गठन होता है 1948। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948। फिर ट्राम्बे की स्थापना होती है, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना होती है 1954 में। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना होती है 1954 में। इसी प्रतिष्ठान का नाम बदल के 1967 में कर दिया जाता है बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इनके नाम पे होमी जहांगीर भाभा के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया जाता है। ट्राम्बे में रहता है, ट्राम्बे में है, महाराष्ट्र के ट्राम्बे में है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में विक्टर एक्सेलेसन ने संन्यास की घोषणा कर दी, उनका संबंध किस खेल से है? विक्टर एलेक्सन नाम है साथियों इनका, विक्टर एलेक्सन। ये खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। डेनिश खिलाड़ी है, डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। डेनमार्क के प्रसिद्ध खिलाड़ी विक्टर एलेक्सन बैडमिंटन खिलाड़ी, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो अब संन्यास लिए और भी खिलाड़ी जो करंट अफेयर में थे, सर्जियो रोमेरो जो कि फुटबॉल खिलाड़ी, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी इंग्लैंड के और मैनचेस्टर यूनाइटेड के, अर्जेंटीना के थे, संन्यास ले लिया। सर्जियो रोमेरो अर्जेंटीना फुटबॉल खिलाड़ी संन्यास। दमित्री पायट फ्रांस के फुटबॉलर संन्यास ले लिया। मिरालेम प्यानिक बोस्निया के फुटबॉलर संन्यास ले लिया। महमूद साखो फ्रांस के फुटबॉलर, इन्होंने भी संन्यास ले लिया। क्रिकेटर को कुछ देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा, इन्होंने संन्यास ले लिया। सरफराज अहमद पाकिस्तानी खिलाड़ी,
इसने संन्यास ले लिया। रूबेल हुसैन बांग्लादेश खिलाड़ी, इसने संन्यास ले लिया। केन रिचर्डसन ऑस्ट्रेलिया के, संन्यास ले लिया। और रैसी वंडर लुसेन ये दक्षिण अफ्रीका का था, इसने आईपीएल के दौरान ही संन्यास लिया। रैसी वेंडर डुसेन दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी, इसने भी संन्यास ले लिया। नवा प्रश्न, हाल ही में इस्माइल उमर गुलेह को लगातार छठी बार किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? छठी बार अपने देश का राष्ट्रपति बन गया जिबूती देश का इस्माइल उमर गुलेह। इस्माइल उमर गुलेह जिबूती देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने। कौवी बार? छठी बार। जिबूती देश अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका महाद्वीप है साथियों। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका गेंडा के सिंह के समान है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र कहा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में पड़ने वाला जिबूती। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश पड़ते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश महत्वपूर्ण है सेगमेंट। सीज इसको याद कर रहिएगा, सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया और जिबूती। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती। सोमालिया, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती, चारों देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। गेंडे के सिंह के समान इसका आकृति है, इसी कारण इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। जिबूती के समीप में यहाँ पर बाबल मंडेब है। बाबल मंडेब साथियों लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। बाबल मंडेब लाल सागर और अदन खाड़ी को जोड़ता है। यहीं आगे बढ़ेंगे, लाल सागर और ये भूमध्य सागर है। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में प्रसिद्ध स्वेज नहर है। स्वेज नहर 1861 में स्वेज नहर का निर्माण होता है, 1869 में पूरा हो जाता है। इंग्लैंड स्वेज नहर का निर्माण करता है और मिस्र देश में ये स्वेज नहर पड़ता है। स्वेज नहर मिस्र देश में पड़ता है और 1956 में मिस्र इसका राष्ट्रीयकरण कर लेता है। 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है, विश्व का प्रसिद्ध नहर है। पोर्ट सईद से स्वेज शहर को जोड़ता है। पोर्ट सईद से स्वेज शहर को यह जोड़ता है। इतना फैक्ट स्वेज नहर के बारे में ध्यान रख रहिएगा। बाबल मंडेब किसको जोड़ता है? अदन की खाड़ी और लाल सागर को। सबसे छोटा देश है, 23,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जिबूती सिटी इसका कैपिटल है। फ्रैंक, जिबूती फ्रैंक यहाँ का करेंसी है, मुद्रा है। अरबी और फ्रांसीसी यहाँ का भाषा है। असाल झील किस देश में स्थित है? जिबूती देश में स्थित है। अफ्रीका का सबसे निचला बिंदु है असाल झील जिबूती देश में है। यहाँ पर बाबल मंडेब में एक सैन्य ठिकाना है, बंदरगाह और सेवा सेक्टर यहाँ पर है। इथियोपिया का मुख्य व्यापारिक मार्ग है बाबल मंडेब और हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमने पढ़ लिया। इसके अलावा साथियों करंट अफेयर में और भी देशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त हुए उस पर एक नजर डालते हैं। मंगोलिया में प्रधानमंत्री बने हैं उचरल न्याम ओसोर। म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं मिन आंग हलाइंग। नेपाल में नए प्रधानमंत्री बने बालेंद्र शाह। थाईलैंड के प्रधानमंत्री नए बने अनुतिन चरण विराकुल पैंटागाटा सिद्धावात्रा के स्थान पर। चिली के नए राष्ट्रपति बने जोस एंटोनियो कास्ट। बारबाडोस के नए प्रधानमंत्री बने मिया अमोर मोटली। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने तारिक रहमान। जापान के नए प्रधानमंत्री महिला बनी है सनाए ताकाइची। युगांडा के बने हैं यावेरी मुसेवेनी, राष्ट्रपति बने युगांडा के। 10वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 11GA सफल परीक्षण किसने किया है? उत्तर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है साथियों, बैलिस्टिक मिसाइल जो छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद ये टारगेट पर गिरता है पृथ्वी के ग्रेविटी के अनुसार, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आधा ईंधन यहाँ तक खर्च होगा और उसके बाद ये पृथ्वी की ग्रेविटी से अपने आप टारगेट को हिट कर देता है। इसी को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। एक होता है क्रूज मिसाइल जो दौड़ा दौड़ा के मारता है, उसको क्रूज मिसाइल। ये जाएगा और फिर ग्रेविटी से गिरेगा नहीं, यहाँ से जा करके फिर घूमेगा, टारगेट अगर कहीं भाग रहा है तो उसको खोज खोज के मारेगा। इसको कहते हैं क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है हमारे भारत का, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस कैसा मिसाइल है? क्रूज मिसाइल। भारत और रूस के संयुक्त से बना है। ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नदी रूस के नाम पर नाम पड़ा है। अग्नि हमारे भारत का अग्नि 5 क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 याद रखिएगा। अग्नि 5 का मतलब हुआ 5000 किलोमीटर की दूरी मार कर सकता है। तो 5000 किलोमीटर दूरी अगर मार करने वाला कोई मिसाइल है तो उसे आईसीबीएम कहा जाता है। आईसीबीएम इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाकर के मार कर सकता है। जब 5000 किलोमीटर रेंज रहेगा तो जाहिर सी बात है एशिया से यूरोप चला जाएगा, एशिया से अफ्रीका चला जाएगा, एशिया से उत्तर अमेरिका, एशिया से दक्षिण अमेरिका जा सकता है। आईसीबीएम इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारा अग्नि 5 5000 किलोमीटर, 5 मतलब 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी मार करने वाला बैलिस्टिक क्रूज समझ में आ गया। अब हम हवासोंग देखते हैं। हवासोंग 11GA उत्तर कोरिया का मिसाइल है। किस प्रकार का? बैलिस्टिक मिसाइल अभी हाल में सफल परीक्षण हुआ है। उत्तर कोरिया का स्ट्रेटेजी क्या? उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर है, सर्वोच्च नेता है किम जोंग उन। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की भाषा है कोरियन भाषा। यहाँ की मुद्रा है वॉन।
मुद्रा है वॉन। इसी में यू लगा देंगे साथियों तो युआन या रेमिनबी चीन की मुद्रा है। इस युआन को पकड़ के खींच के येन कर देंगे तो ये जापान की मुद्रा हो जाएगा। तीनों आसपास जापान, चीन और कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया दोनों का मुद्रा का नाम है वॉन। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, 38 डिग्री समानांतर रेखा कोरिया प्रायद्वीप को दो हिस्से में बांटती है। कोरिया प्रायद्वीप है 38 डिग्री समानांतर रेखा, उत्तर में उत्तर कोरिया, दक्षिण में दक्षिण कोरिया। दोनों में डेवलप की बात किया जाए, दक्षिण कोरिया बुलेट ट्रेन वाला देश दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, वहां की भी मुद्रा है साथियों वान ही, 38 डिग्री समानांतर रेखा। पेक्तू पर्वत कहां पर है? यहीं पर। गठन कब हुआ उत्तर कोरिया का? 1948 में। शाश्वत राष्ट्रपति उत्तर कोरिया का किसको कहा जाता है? किम इल सुंग। कोरियाई युद्ध कोरिया से संबंधित है, जाहिर सी बात है। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत। अपने चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पर डेली सुबह 6:30 बजे हम लोग करंट अफेयर विद स्ट्रेटेजी के बहुत कम समय में पढ़ते हैं। इसके अलावा जीएस हिंदी भी अपने चैनल पर आपको मिलेगा। अपने चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।